आज हम 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बाजार के प्रमुख रूप के अंतर्गत एकाधिकार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एकाधिकार शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द मोनोस तथा प्लस से बना है। मोनोस का अर्थ होता है एक या अकेला और पोलस से अर्थ होता है विक्रेता। इस प्रकार मोनोपाली शब्द का अर्थ हुआ एक अकेला विक्रेता या एक ही बेचने वाला। अर्थात एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। बाजार में वस्तु की पूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। वस्तु के कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं होती। एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु एवं अन्य वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच अत्यंत कम होती है। चूँकि एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, अतः वह अपने उत्पादित वस्तु के लिए कीमत स्वयं ही निर्धारित करता है। एकाधिकारी वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा दोनों एक साथ निश्चित नहीं कर सकता। वह दोनों में से कोई एक बात ही कर सकता है। इस तरह से एकाधिकार का मतलब होता है अकेला विक्रेता जो वस्तुओं की पूर्ति पर उसका बाजार में पूरी तरह से नियंत्रण बना रहता है। वह चाहे तो वस्तु की कीमत अपने हिसाब से रख सकता है। वस्तुओं की पूर्ति पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण उसी एकाधिकारी व्यक्ति का होता है। परिभाषा में प्रोफेसर बोल्डिन के अनुसार विशुद्ध एकाधिकार एक ऐसी फर्म होती है जो किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जिसका अन्य फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता। प्रोफेसर थॉमस के शब्दों में विस्तृत अर्थ में एकाधिकार शब्द वस्तुओं या सेवाओं के किसी भी प्रभावपूर्ण कीमत नियंत्रण को व्यक्त करता है, चाहे वह मांग का हो अथवा पूर्ति का। लेकिन संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग उत्पादकों तथा विक्रेताओं के एक ऐसे संघ से होता है जो कि वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति कीमत पर नियंत्रण रखता है। एकाधिकार की परिभाषा के बाद अब हम आते हैं एकाधिकार की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है एक ही निर्माता या विक्रेता। एकाधिकार बाजार में वस्तु विशेष का एक ही निर्माता या विक्रेता होता है। वस्तु के क्रेता अधिक संख्या में होती है। दूसरा पॉइंट है पूर्ति पर नियंत्रण। एकाधिकारी जिस वस्तु का निर्माता होता है उसकी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण उसी व्यापारी का होता है। तीसरा है निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं। एकाधिकारी का वस्तु पर एकाधिकार होता है, उसकी बाजार में कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती। चौथा कीमत पर नियंत्रण। एकाधिकारी का वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है। वह जब चाहे तब वस्तु की कीमत में परिवर्तन करता रहता है। पांचवा पॉइंट नई फर्मों का प्रवेश नहीं। एकाधिकार बाजार में कोई नई फर्म प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए बाजार में केवल एक ही फर्म रहती है। छठवां है कीमत विभेद। एकाधिकार कुछ दशाओं में अपनी वस्तु की अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है। सातवां मांग की लोच शून्य। एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच शून्य रहती है। और आठवां पॉइंट है कोई भी फर्म या संस्था एकाधिकारी व्यक्ति फर्म
फर्म समूह, सरकारी विभाग या सरकार कोई भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है फर्म या उद्योग एक ही। एकाधिकार में फर्म या उद्योग का एक ही अर्थ होता है। जब हम फर्म के साम्य की व्याख्या करते हैं तो यह व्याख्या उद्योग के लिए भी लागू हो जाती है। इस तरह से एकाधिकार के लिए एक ही विक्रेता का होना, पूर्ति पर संपूर्ण नियंत्रण वह एकाधिकारी व्यक्ति रखता है। उस वस्तु का आसपास कोई स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होता। एकाधिकारी का बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। साथ ही साथ वह कीमत पर भी नियंत्रण रख सकता है। नई फर्मों का प्रवेश नहीं के बराबर होता है। वह अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग जगह पर कीमत वसूल कर सकता है। जैसे कि हमारे शहर के आसपास जो गैस एजेंसी रहता है वह बिक्री का कार्य एक ही फर्म करती है। हमारे घर के आसपास जो बिजली केवल बिजली बोर्ड से हम प्राप्त करते हैं, अतः बिजली बोर्ड का बिजली पर एकाधिकार है। हम जो रेल यात्रा करते हैं, इस रेलवे का स्वामित्व तथा इसका संचालन केवल भारत सरकार के पास होता है। ये सभी एकाधिकार के उदाहरण होते हैं। और इस तरह एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा उस वस्तु का कोई स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होता। इसके बाद अब हम आते हैं बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व की। किसी वस्तु का बाजार संकीर्ण या विस्तृत हो सकता है। बाजार संकीर्ण उस समय कहलाता है जब वस्तु विशेष की मांग एक सीमित क्षेत्र में रहती है। इसके विपरीत जब वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और वे एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं तो उसे विस्तृत बाजार कहते हैं। किसी बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है वस्तु के गुण या वस्तु की विशेषताएं और दूसरा है देश की आंतरिक स्थिति। इस तरह बाजार को प्रभावित करने वालों में प्रमुख रूप से दो भाग प्रमुख रूप से उन पर निर्भर करते हैं, जिनमें वस्तु की विशेषताएं और देश की आंतरिक स्थिति होती है। वस्तु की विशेषताओं में पहला पॉइंट है सर्वव्यापक मांग। बाजार के विस्तार के लिए वस्तु की मांग का व्यापक होना अनिवार्य है। जिस वस्तु की मांग जितनी अधिक होगी उस वस्तु का बाजार उतना ही विस्तृत होगा। जैसे कि गेहूं, चावल, कपास, सोना, चांदी आदि की मांग विश्वव्यापी है, अतः इन वस्तुओं का बाजार भी काफ़ी विस्तृत होता है। इसके विपरीत जिस वस्तु की मांग कम होती है उसका बाजार भी संकीर्ण होता है। जैसे कि पगड़ी, धोती, लाख की चूड़ियाँ, पाजामा आदि। दूसरा है वहनीयता। बाजार के विस्तार के लिए वस्तु में वहनीयता का गुण होना आवश्यक है। जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से लाई जा सकती है और उन्हें दूसरे स्थान ले जाई जा सकती है, उन वस्तुओं का बाजार काफ़ी व्यापक होता है। जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात आदि। वहीं दूसरी ओर अधिक भार तथा कम कीमत वाली वस्तुओं का बाजार संकीर्ण पाया जाता है। जैसे कि ईंट, पत्थर, रेत आदि। तीसरा टिकाऊपन। प्रायः टिकाऊ वस्तुओं का बाजार काफ़ी विस्तृत होता है, क्योंकि उन वस्तुओं को
लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे कि कपड़ा, मशीन, सोना चांदी आदि। इसके विपरीत शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार संकीर्ण या सीमित होता है, जैसे कि दूध, सब्जी, मछली, अंडा आदि का बाजार सीमित होता है। चौथा, पूर्ति की पर्याप्तता। जिन वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग के अनुरूप कर ली जाती है, उन वस्तुओं का बाजार काफ़ी व्यापक होता है। इसके ठीक विपरीत, यदि वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के अनुरूप नहीं बढ़ाई जा सकती, तो उपभोक्ता उस वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगते हैं और वस्तु का बाजार सीमित हो जाता है। पांचवा, नमूने या ग्रेड की सुविधा। जिन वस्तुओं के नमूने बनाए जा सकते हैं या जिनको ग्रेड या वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, उसका बाजार विस्तृत होता है, जैसे कि गेहूँ, मशीन, कपास, दवाइयाँ आदि। इसके विपरीत सब्जी, मछली, दूध आदि का बाजार में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता, इसलिए इनका बाजार सीमित हो जाता है। छठवां पॉइंट है सुख्याति। जिस वस्तु की लोकप्रियता या ख्याति अधिक होती है, तो उसका बाजार भी उतना ही अधिक विस्तृत होता है, जैसे स्विट्जरलैंड की घड़ियाँ, फिलिप्स रेडियो, सनलाइट साबुन आदि। इसके विपरीत स्थिति में बाजार का क्षेत्र सीमित पाया जाता है। सातवां है कीमत की स्थिरता। जिन वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता एवं प्रामाणिकता पाई जाती है, उसका बाजार अधिक विस्तृत होता है। इसके ठीक विपरीत अस्थिर वाली वस्तुओं का बाजार अधिक संकीर्ण या सीमित होता है। आठवां पॉइंट है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, उन वस्तुओं का बाजार सीमित होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के न मिलने पर उपभोक्ता दूसरी वस्तुओं के उपभोग से काम चला लेता है। यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती, तो वस्तु का बाजार विस्तृत होता है। अब हम आते हैं देश की आंतरिक दशाओं की ओर। पहला, परिवहन एवं संचार के साधन। यदि देश में परिवहन एवं संचार के साधन पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, तो उस देश में वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है, क्योंकि वस्तुओं को कम लागत पर शीघ्रता एवं सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार से टेलीफोन, तार, रेडियो आदि संचार वाहन के साधन भी बाजार को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा, श्रम का विभाजन। जिस प्रकार श्रम विभाजन उत्पादन वृद्धि में सहायता करता है, ठीक उसी प्रकार वह बाजार के विस्तार में भी सहायक सिद्ध होता है। श्रम विभाजन से बड़े पैमाने का उत्पादन किया जा सकता है, उत्पादन लागत में कमी आती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का उत्पादन भी आसानी से कर लिया जाता है और वस्तुएं भी आकर्षक बनती है। इन सब प्रमाणित बातों के कारण वस्तुओं के बाजार का विस्तार होता है। तीसरा है सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली। यदि देश में बैंकिंग व्यवस्था पर्याप्त व सुदृढ़ होता है, तो देश में वस्तुओं का बाजार सामान्य रूप से अधिक विस्तृत होगा, क्योंकि इन वस्तुओं की सहायता से व्यापारिक लेन देन को काफ़ी सरल बनाया जा सकता है। चौथा है सरकारी नीति। सरकारी नीति भी वस्तु के बाजार को प्रभावित करती है। यदि सरकार ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया है, तो बाजार अधिक विस्तृत होता है। यदि सरकार ने व्यापार पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो इनसे बाजार समुचित विकास नहीं कर पाता। पांचवा है व्यापार का वैज्ञानिक तरीका।
व्यापार करने का वैज्ञानिक तरीका भी बाजार विस्तार को प्रभावित करता है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन विज्ञापन होता है। विज्ञापन का जितना अधिक और व्यापक विस्तार होगा, वस्तुओं का बाजार भी उतना ही अधिक विस्तृत होता है। 6वां पॉइंट, शांति एवं सुरक्षा। देश की शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था भी वस्तुओं के बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। देश की शांति व्यवस्था बाजार का विस्तार करती है, जबकि देश की अशांति व्यवस्था बाजार को संकुचित कर देती है। 7वां है व्यापारियों की ईमानदारी। यदि व्यापारी वर्ग ईमानदार एवं प्रतिष्ठित है तो क्रेता इनसे प्रभावित होते हैं और दूर दूर के क्रेता भी माल खरीदने के लिए आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बाजार का विस्तार होने लगता है। 8वां पॉइंट है व्यापार की स्थिति। बाजार का विस्तार तेजी और मंदी से भी प्रभावित होता है। मंदी काल में व्यापक बेरोजगारी विद्यमान होने के कारण वस्तुओं का क्रय विक्रय कम हो जाता है, जिसमें बाजार सीमित हो जाता है। परंतु तेजी काल में क्रय विक्रय और उत्पादन की क्रियाओं के बढ़ जाने के कारण विभिन्न वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो जाता है। इस तरह से बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों में वस्तुओं की विशेषता और देश की आंतरिक व्यवस्था भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है।